विद्यार्थियों, हम मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र की बात कर रहे थे। इसमें मानव भूगोल का अर्थ और इसकी परिभाषाओं के अंतर्गत फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सैंपल की परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी। आगे हम बात करें, आज ब्लाश की परिभाषा की हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एलन सैंपल के बारे में जब बात करी थी तो बताया था कि एलन सैंपल, कुमारी एलन सैंपल अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, रेडजेल की शिष्या थी और नीतिवाद की प्रबल समर्थक थी। नीतिवाद जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो नीतिवाद यानी कि जो प्राकृतिकरण है, यानी मानव प्रकृति के अधीन है। पृथ्वी के उद्भव के बाद जब जीवों का पृथ्वी पर विकास हुआ, जीवों के क्रमिक विकास में जब मानव की उत्पत्ति हुई, मानव का उद्भव इस पृथ्वी पर हुआ, तो मानव प्रारंभिक तौर पर प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता था। आज भी है वैसे, पर पहले पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर डिपेंड था और सारी चीजें प्रकृति के साथ करता था, प्रकृति को देवी शक्ति के रूप में पूजता था। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है कि मानव प्रकृति के अधीन है, वो विचारधारा कहलाती है आपके नियतिवाद की विचारधारा कहलाती है, जिसको हम प्राकृतिकरण कहते हैं, यानी मानव प्रकृति के अधीन है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम ब्लाश की परिभाषा की। देखिए, ब्लाश, जिनका पूरा नाम है विडाल डी ला ब्लास, फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं और ये संभववाद के प्रबल समर्थक हैं। ध्यान रखिए आप, प्रबल समर्थक कौन सी विचारधारा के? संभववाद के। ब्लाश की जो डेफिनेशन है, देखें, इन्होंने कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। इनकी परिभाषा को समझे आप। वाइडल डी ला ब्लास, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, संभववाद के प्रबल समर्थक। अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, इसको समझे क्या कह रहे हैं। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंध, पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंध क्या हो गए? मानव पृथ्वी के ऊपर निवास करता है और विभिन्न प्रकार के परिवर्तन वो करता रहता है और उनसे जो चीजें निकल कर आती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ये कह रहे हैं कि जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम कौन कौन से हैं? पृथ्वी का घूर्णन हो गया, है ना, तो यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इस प्रकार के जो भौतिक नियम है और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। तो पृथ्वी पर निवास करने वाले जो समस्त जीव है, जिसमें सबसे क्रियाशील बुद्धिमान प्राणी मानव है और वो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हमारी पृथ्वी के ऊपर करता है और इन इनसे जो चीजें निकल कर आती हैं उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। कौन कह रहे हैं? ये ब्लाश कह रहे हैं। एक बार और देख ले परिभाषा इनकी। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। यहां तक आप समझे? डेफिनेशन बड़ी है, टुकड़ों में याद करनी है। पहले आपको याद करना है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जैसा कि आपने पिछली परिभाषाओं में पढ़ा था।
जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान इसके अंतर्गत शामिल होता है। आप ध्यान रखें। अब मैं आपको बता दूं कि जो इनकी विचारधारा है, संभववाद क्या है। मैंने आपको बताया था अभी नीतिवाद। नीतिवाद समझ गए होंगे। नीतिवाद का मतलब क्या होता है कि मानव प्रकृति के ऊपर आश्रित है ना, मानव प्रकृति के ऊपर आश्रित है। तो ऐसी विचारधारा क्या आती है, नीतिवाद, जिसको हम प्राकृतिकरण भी कह सकते हैं। उसके बाद नई विचारधारा आई जिसको ब्लाश ने दिया। ब्लाश कहाँ के थे, फ्रांस के थे, प्रबल समर्थक थे या नई विचारधारा को इन्होंने दिया था, और विचारधारा थी संभववाद। देखिए आप, हम संभववाद की विचारधारा की बात कर रहे हैं। संभववाद, अब आप देखना, इसको समझना। संभववाद की विचारधारा, प्रकृति मानव को अवसर प्रदान करती है और मानव उन अवसरों को प्राप्त कर नवीन आविष्कार करता है या नई नई चीजें प्रतिस्थापित करता है, जिससे प्रकृति में परिवर्तन आता है, मानव जीवन आसान बनता है और धीरे धीरे मानव प्रकृति को अपने अधीन कर लेता है। ऐसी विचारधारा क्या कहलाती है, संभववाद की विचारधारा कहलाती है, जो किसने दी है, ब्लाश महोदय ने दी है, विडाल डीला ब्लाश ने दी है। वापिस बता रहा हूं मैं कि प्रकृति मानव को अवसर प्रदान करती है, मानव उन अवसरों को प्राप्त कर नवीन चीजें बनाता है, आविष्कार करता है और धीरे धीरे प्रकृति मानव के आश्रित होने लगती है या मानव प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने लगता है। ऐसी विचारधारा क्या कहलाती है, संभववाद की विचारधारा कहलाती है। और ये किसने दी है, ब्लाश महोदय ने दी है। अब इसको मैं उदाहरण के लिए समझाता हूँ आपको कि जब मानव का उद्भव हुआ, आदि मानव था, जंगल में रहता था, तो क्या करता था, वो केवल कंदमूल, कच्चा मांस, कच्ची चीजें खाता था। धीरे धीरे उसने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, तो आग से उसने पका हुआ भोजन मिलने लगा। पहिए से क्या बना दी उसने, घोड़ा गाड़ी बना ली, बैलगाड़ी बना ली, या पहिए से गाड़ी का आविष्कार हो गया और आज उस पहिए पे पूरी दुनिया घूम रही है। तो धीरे धीरे मानव जो सीमित क्षेत्र में था, वो धीरे धीरे पहिए के आविष्कार से क्या हो गया, पूरी पृथ्वी के ऊपर घूमने लगा, कम समय में अधिक दूरी को तय करने लगा। इसी प्रकार से देखें आप कि आप जैसे इंडिया में हैं, दिल्ली है, और आपको यूएसए जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, तो आपको मात्र 10 घंटे 11 घंटे में आप हवाई जहाज से पहुंच सकते हैं। तो प्रकृति का या पृथ्वी का एक भी कोना ऐसा नहीं है जहां मानव नहीं पहुंच सकता है। तो ये किसके द्वारा संभव हुआ है, संभववाद की, यानी कि प्रकृति ने संभावना दी, मानव ने नवीन आविष्कार किए। आज विभिन्न जो पृथ्वी के ऊपर या प्रकृति में जो परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सभी परिवर्तनों का जो मुख्य या उनके पीछे जो है वो है मानव, और मानव की विकासवादी सोच। विकासवादी सोच यानी प्रकृति अवसर देती, मानव नवीन आविष्कार करता है, प्रकृति को मानव ने अपने अधीन कर लिया। एक उदाहरण और बताता हूं मैं आपको कि तप तपाती गर्मी में, जून माह में मान लो 50 डिग्री का टेम्परेचर प्रकृति आपको दे रही है, लेकिन आप एक कमरे में एसी लगाकर उस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, 22-23 डिग्री टेम्परेचर पर कंफर्ट महसूस करते हैं, या 22-23 डिग्री टेम्परेचर में आप रहते हैं। तो इस प्रकार से मानव ने प्रकृति को अपने अधीन कर लिया। चाहे प्रकृति कितनी भी मानव को प्रभावित करने का प्रयास कर, लेकिन मानव प्रभावित नहीं होता है। टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, एसी लगा दिए हैं। आपके दूरी ज़्यादा है, एरोप्लेन से, मोटर बाइक से, गाड़ियों से सफ़र कर लेता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, मान लो जैसे गर्मी वाले क्षेत्र है तो वहाँ पर ठंड वाले फल उत्पादित नहीं होते, तो वहाँ पर ग्रीन हाउस बनाकर उन फलों को, सब्जियों को मानव उत्पादित कर देता है। तो इस प्रकार से मानव ने प्रकृति को क्या किया है, अपने अधीन किया है,
और प्रकृति को अपने अधीन करने वाली विचारधारा ही कौन सी विचारधारा है? संभववाद की विचारधारा है। शायद आप समझे होंगे। नहीं समझे हैं या कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। तो अभी तक 3 परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं। फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा, एलन सैंपल की परिभाषा और विडाल डी लाब्लास की परिभाषा। आगे एक परिभाषा और है जिसकी हम बात कर रहे हैं और वो परिभाषा है डिकेन और पिट्स। ध्यान रखिए, एक छोटी सी परिभाषा है, डिकेन और पिट्स। इन्होंने क्या कहा है कि मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। मानव भूगोल में क्या हुआ है? मानव और उसके कार्यों को कहाँ समाविष्ट करते हैं अपन? मानव भूगोल के अंतर्गत। ध्यान रखें, मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। तो मानव के कार्य को कहाँ पढ़ेंगे अपन? मानव भूगोल। किसने कहा? डिकेन और पिट्स ने। बहुत इजी, सिंपल, सीधी सी परिभाषा है। कुछ चीजें हैं ध्यान रखें आप, जो मैंने आपको बताई, वापस रिपीट कर देता हूँ। मानव भूगोल के पिता कौन कहे जाते हैं? फ्रेडरिक रेडजेल। कौन कहे जाते हैं? फ्रेडरिक रेडजेल। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजोग्राफी। एलन सैंपल जो थी, ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता, नीतिवाद की समर्थक, और उसके बाद विडाल डी लाब्लास को हमने पढ़ा, संभववाद के समर्थक, और कहाँ के थे? फ्रांस के थे। परिभाषाएं आपकी कंप्लीट होती है, यहाँ तक आप कंप्लीट करें। अगले वीडियो में हम मानव भूगोल की प्रकृति को पढ़ेंगे। धन्यवाद।